एक दर्शक हैं निताई महापात्रा जी, वो वेस्ट बंगाल से हैं। इनका सवाल है सर, स्कीपर इंडिया पर। ये पूछ रहे हैं कि 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ या क्या करूँ? अ, देखिए आज मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। देखिए स्कीपर में रिलेटिव वॉल्यूम और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है और वॉल्यूम भी है। आपके कैंडिडेट्स पे अच्छे वॉल्यूम है, पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, वीकली पे आपको होल्ड करना चाहिए। प्रोबेबली अगर ये स्टॉक कुछ समय में 600 590 600 का लेवल निकालता है तो अच्छी तेजी डेवलप होगी। एक ही काम कीजिए कि स्टॉप लॉस ले लीजिए 510 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। 510 के नीचे क्लोज करता है तो आपको एग्जिट करना है, और 590 600 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर स्टॉक को आराम से होल्ड कीजिए। कहीं भी 750 740 के लेवल मिल सकते हैं। जी सर, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, इन्हीं का सवाल है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ पर भी। इन्होंने 375 रुपये के लिए हुए हैं सर। 1 साल का नज़रिया क्या करना है? देखिए ओरियन टेक्नोलॉजी ये रिलेटिवली मेरे पास डेटा इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन जितना है उसमें बेस ब्रेकआउट था जिसका टारगेट अचीव करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है जो थोड़ी सी गहरा सकती है 380 रुपए तक। तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलिए, क्योंकि 380 के बाद अगर ये नहीं संभला तो फिर ऑन द डाउन साइड 300 तक आ सकता है, और संभलता भी है तो कम से कम 2 से 3 महीने लगेगा इसको नया बेस बनाने में, उसके बाद अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो दोनों केस में एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर भैरव जी, ये पूछ रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के इन्होंने 596 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए एक्साइड इंडस्ट्री में पहला जो टारगेट हमारा था बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 427, वहीं से उसके नीचे 4 5 दिन कंसोलिडेट करके गैप अप दिया है। अब ऑन दी अपसाइड अगर 435 436 निकालता है तो एक बार 470 तक पुल बैक एक्सटेंड करेगा। बट अगर नहीं निकालता और वापस से 420 के नीचे क्लोजिंग आती है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। 352 रुपए का पहला टारगेट आते हुए दिख रहा है, और अगर ऊपर में 435 के ऊपर क्लोज करके 470 75 जाता है तो भी वहां पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेग में 352 रुपए आते हुए दिख रहा है। जी, एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक झा जी, इनका सवाल है लिखिता इंफ्रा पर। इन्होंने 417 रुपये के बाय किए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि होल्ड करूं या अभी क्या करूं, सेल कर दूं? देखिए लिखिता इंफ्रा में भी लगभग क्लाइमेटिक मूव आने के बाद से करेक्शन स्टार्ट हुआ है। 30 35% स्टॉक करेक्ट कर चुका है। एक पुल बैक आपको जरूर मिलेगी 364 365 तक। बट ओवरऑल जो डाउन साइड आती हुई दिख रही है वो पहला टारगेट 292 रुपए का है। और 292 शायद 292 ना तोड़े, वहां आके बेस बनाना स्टार्ट कर दे। तो 292 आते हुए दिख रहा है। पुल बैक में कहीं भी 374 मिलता है तो एग्जिट करना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो बजाज हाउसिंग में पूछ रहे हैं कि बजाज हाउसिंग और सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट सर्विस, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है फॉर 6 मंथ्स? सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक कॉर्पोरेट सर्विसेज। या देखिए ये बीएससी ओनली शेयर है और ये कम्प्लीटली अपर सर्किट वाला काउंटर है। ये रोज अपर सर्किट मार रहा है तो इसमें तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी सिस्टमैटिक। तो इसको डिस्कस करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप एंटर कर भी लिए तो लोअर सर्किट में आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये तो वो जिसको पंप एंड डंप या सट्टा वाला शेयर कहते हैं, ये उसकी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। हालांकि रिजल्ट सितंबर के इसके बहुत अच्छे हैं, तो शायद रिजल्ट की वजह से पंप आना स्टार्ट हुआ है, तो मैं अवॉइड करूंगा ऐसे शेयर को। बट बजाज हाउसिंग फाइनेंस एनी डे मेरे को अच्छा लग रहा है। ये अपने आईपीओ लो के नीचे जाके 3 4 दिन ट्रेड किया था, और आज गैप के साथ उसको वापस रिक्लेम किया है। तो जब तक ये स्टॉक 124 25 के ऊपर है, हाई लाइकली है कि एक बार बाउंस बैक में 140 41 मिल जाएगा। बट ये स्टॉक बड़े बेस बनाने की तैयारी कर रहा है जो शायद 8 9 महीने 1 साल चले, और ये बेस काफी कंस्ट्रक्टिव रहेगा, क्योंकि इस बेस से जब ब्रेकआउट बनेगा तो आईपीओ हाई क्रॉस होगा। तो जिनके पास पेशेंस है, जो लंबे समय तक रख सकते हैं, जो बार बार नहीं देखते हैं प्राइस को, उनके लिए ये एक्यूमुलेशन जोन है। ट्रेडर्स के लिए अभी फिलहाल इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं सूरज सिंह जी, कानपुर से हैं, ये पूछ रहे हैं केसीपी पर सर। इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 236 रुपये के प्राइस के, और ये पूछ रहे हैं इसमें कहाँ एवरेजिंग करें और शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेगा?
देखिए, चूंकि मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड है, इसलिए एवरेजिंग इस समय नहीं करना चाहिए। पुल बैक में दिक्कत आने लगेगी आपको। ठीक ठाक प्राइस पे आपने ले लिया है, होल्ड कीजिए। 236 के लिया है, 2-2.5 रुपए नीचे चल रहा है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर में 280 285 तक स्टॉक आते हुए दिख रहा है। तो 3-4 महीने का समय दीजिए और इसको होल्ड कीजिए। बस एक काम जरूर कर लीजिएगा, नीचे 210 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। 210 के नीचे क्लोज करता है तो फिर स्ट्रक्चर खराब होगा। फिलहाल स्ट्रक्चर अच्छा है। पिछले 9-10 दिन से रिलेटिव स्ट्रेंथ भी गेन करना स्टार्ट किया है काउंटर ने, तो एक बार 280 तक जा सकता है। जी। नवीन शर्मा जी का सवाल है आइनॉक्स विंड पर सर, 243 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है? देखिए, इस पूरे ग्रुप में आईपीओ खत्म होने के बाद से एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आने लगी है। ब्रेकआउट्स फेल हुए हैं। आइनॉक्स विंड अपना वापस से ब्रेकआउट पॉइंट 160 रुपए नीचे रीटेस्ट कर सकता है। 160 अगर होल्ड हुआ तो बेस बना के ऊपर चलेगा, नहीं हुआ तो फिर करेक्शन गहरा सकता है। तो फिलहाल एक बार एग्जिट करना चाहिए। 160 के आसपास दोबारा सवाल पूछना है। जी। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर चंदन है कोलकाता से। चंदन जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। जी सर पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल मेरा प्लीज। पास कैनरा बैंक का शेयर है, 400 शेयर है। वो 115 का रेट में है। और सर आपकी वॉइस काफ़ी लो है, लेकिन मैं जितना सुन पाया हूँ वो शायद कैनरा बैंक था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सर आप थोड़ा सा अगर लाउड बोलेंगे तो शायद आसानी होगी आपका सवाल समझने बोल में। रहा हूँ, कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक जी। 400 शेयर है, 400 शेयर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के 400 शेयर हैं, ठीक है, 115 हाँ, के हाँ। भाव के, ठीक है। इस पर सर कितना समय दे सकते हैं आप? हाँ, वेट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो सर अभी हमारे फंडामेंटल गेस्ट थे समीर जी, वो बताकर ही गए कि उनकी टॉप पिक में है, तो वो तो बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और उनके जो टारगेट्स हैं यहाँ से डबल होने के हैं, तो करंट लेवल से डबल होने का मतलब है कि करीब करीब 140 तक के टारगेट वो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, तो वो 2 साल तक का नज़रिया देते हैं। तो उनकी तो राय है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, लेकिन मैं कैनरा बैंक पर आपका सवाल जरूर ले लेता हूँ। अंशुल जी, 115 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। पीएसयू बैंक्स में कुछ बाउंस बैक तो मिला है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, कितना जाएगा? क्या ये प्रॉफिट में बन पाएंगे, और बने तो रुक जाएं या और बन जाएगा प्रॉफिट? देखिए, कैनरा बैंक डिस्क्लेमर दूंगा, मेरे क्लाइंट्स के और फैमिली के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हमको ये स्टॉक अगले 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा लग रहा है। करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट दिख रही है, लेकिन मोमेंटम वापस आने के लिए स्टॉक को 115 116 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है, जो प्रोबेबली एक आध महीने में ये क्रॉस कर लेगा, क्योंकि पूरे करेक्शन में ये उतना करेक्ट नहीं हुआ और रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो जैसे 115 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा, इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ लौट आएगी और ऊपर में कहीं भी मतलब अगर इसमें पुल बैक माने तो 140 145 तक आ सकती है। बट ओवरऑल 115 निकलने के बाद स्टॉक में एक स्ट्रक्चरल तेजी डेवलप हो जाएगी, जो 1.5 से 2 साल में स्टॉक को 190 से 200 रुपए तक ले जा सकती है। तो ये वन ऑफ द काउंटर है पीएसयू में, जिसको हम रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको लेके रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये रख सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं मयंक कथापालिया जी, नेशनल एल्यूमिनियम में पूछ रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुक कर लें क्या, और एडीएफ फूड पर अपनी रिकमेंडेशन दे दें। देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आज ऊपर खुला है, लेकिन उतना ऊपर नहीं खुला मार्केट के साथ। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ये मार्केट के फॉल में अच्छी मतलब राइज कर लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करते हैं, और जब पूरा मार्केट मतलब ब्रॉडर इंडेक्स जब चलना स्टार्ट करता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन में निकल जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेग में इनमें तेजी आती है। तो फिलहाल ये अब मार्केट तेज होने लगा है ओवरऑल इंडेक्स, और ये प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन में निकल जाएगा। तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। नीचे कहीं भी 224 225 मिलता है तो वहां पे वापस से लॉन्ग कर सकते हैं। जी। और सर एडीएफ फूड पर? एडीएफ फूड एक बार रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 320 322 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद 390 395 तक जा सकता है। भाई, हमारी टीम ने फ्रेश ब्रेकआउट पे बाय रिकमेंड किया है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो एम&एम और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर पूछ रहे हैं सवाल। सर दोनों ही शेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। समीर सर से एम&एम पर वो बाय बोल कर गए हैं,
बजाज हाउसिंग पर भी उन्होंने अपना व्यू दे दिया था, तो आप प्लीज़ वीडियो को पीछे स्क्रॉल कर कर देख लें। एक बार आशीष चक्रवर्ती जी का सवाल ले लेते हैं। इनका HUL पर सवाल है। इन्होंने 2750 शेयर 2750 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि एवरेज करें या अभी वेट करना चाहिए इनको। देखिए लास्ट वीक और उसके बिफोर लास्ट वीक एकदम एंड में फ्राइडे को मैंने कहा था कि FMCG इंडेक्स जो है 33 दिन में 17% गिरा है, तो यहाँ पे बाउंस बैक बहुत अच्छी आएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं बाउंस बैक में शेयर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि कौन सा लेके चलना चाहिए। तो आपको FMCG इंडेक्स का ETF बाई कर लेना चाहिए। अब वो वहां पे 58.7 और लेवल से 60.7 यानी काफी अच्छी यहाँ पे बाउंस बैक आ चुकी है। तो यहाँ पे अभी बाउंस बैक और थोड़ी सी बची है, लेकिन फिर वही बात है, मैं स्टॉक एग्जैक्टली किसमें बाई करना चाहिए आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो ऊपर में रेजिस्टेंस जोन एकदम सर पे 2550 पे खड़ा है, वहां तक शायद एक काउंटर जा सकता है। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो एक बार बाउंस बैक के लिए आप इसको बाई भी कर सकते हैं। बट 2550 2560 इस जोन में आने के बाद आपको एक बार दोबारा से सवाल पूछना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करने के पहले, क्योंकि अगर निकलता है तो फिर ये थोड़ी सी स्ट्रक्चरल तेजी डेवलप होगी, नहीं निकलता है तो यहाँ से नए लो बनेंगे। तो उस जंक्शन पे प्राइस एक्शन देखेंगे क्या बनता है। जी, साबिहा सईद जी का सवाल है, रेगुलर व्यूअर है हमारी। ये पूछ रही हैं ONGC, समन कैपिटल और IRB इंफ्रा। समन कैपिटल पर तो साबिहा जी अभी समीर सर बता कर गए हैं, उनकी बाय रिकमेंडेशन पे ये काउंटर है और उन्होंने बोला भी था कि लगभग वो डबल के टारगेट देख रहे हैं। तो ये तो काउंटर पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपके दो सवाल, ये ONGC और IRB इंफ्रा पर सवाल ले लेता हूँ। अंशुल जी, इनको एवरेज करें, किन लेवल्स पर कर लें और फिर क्या टारगेट लेकर चलें? देखिए दोनों काउंटर मेरे को बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं। ONGC में पुल बैक आया है 261, जो रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट लेवल था वो टूटा था, अब वहीं पे रेजिस्टेंस मिलेगा 260 270। इस स्टॉक के लिए निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या ये इस जोन से वापस से जब सेकंड राउंड सेलिंग देगा नीचे 221 तक आते हुए दिखेगा, तो मैं आपको 270 के आसपास एग्जिट की सलाह दूंगा बजाय एवरेज करने के। और IRB इंफ्रा में अगर देखें तो यहाँ पे भी काउंटर में वीकनेस है। 50 रुपए 74 पैसे हमारा पहला टारगेट था, जो टेस्ट होने के बाद से पुल बैक आ रहा है। तो ये पुल बैक कहीं भी 54 रुपीज तक एक्सटेंड कर सकता है, बट नेक्स्ट लेग में जब ये डाउन मूव आएगा 54 55 के आसपास से, तो ये 34 रुपए तक नीचे आएगा। तो मैं दोनों में रैलीज पे एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ, एवरेज करना तो बिल्कुल भी नहीं सही लग रहा है। जी, एक हमारे दर्शक हैं सुभाष मेहता जी, ये पूछ रहे हैं स्पंदना स्फूर्ति के शेयर में क्या करें सर, 600 में लिया है अभी तो ये अंशुल जी मैं तो इसको देख रहा हूँ ये काउंटर लगातार गिर रहा है और अभी तो 370 आ गया इनका, तो 600 रुका है, फिर भी ये आई थिंक बच गए हैं। मतलब महंगा तो है ऑफ कोर्स, लेकिन लॉस भी है। लेकिन ये काउंटर तो 1100 1200 तक भी गया, वहाँ से कंसिस्टेंटली गिर रहा है। फरवरी 2024 में ये करीब 1100 1200 के रेंज पर गया था। अब क्या करें सर? देखिए नवंबर 19 में भी IPO जब लिस्ट हुआ था वहीं पे हाई बना था, वहां से ये काउंटर नीचे लगभग 320 310 रुपए कुछ आया था। वापस से जब रैली आई उन्हीं लेवल पे जाके फिजल आउट हुआ है, तो ये मंथली चार्ट पे डबल टॉप लग रहा है। 310 320 तक तो ये आ जाएगा, अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर मंथली पे डबल टॉप है। लेकिन अब उसका टारगेट तो अगर आप जोड़ने जाएंगे नेकलाइन से तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से फॉल भी आई है, ये ज्यादा लग रहा है कि इसमें फंडामेंटल की कुछ दिक्कत है, या तो मैनेजमेंट की, बिजनेस की, या जो भी कुछ है आगे निकल के आएगी, अब नहीं समझ में आ रहा है। बट जैसा आपकी सेलिंग है और बड़ी सेलिंग है, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इससे बाहर निकल रहा है। और इंस्टीट्यूशन तभी स्टॉक से बाहर निकलता है जब उसमें या तो बिजनेस में प्रॉब्लम हो या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो। अब खबर कब निकल के आएगी पता नहीं, लेकिन नहीं सर, मैं एक खबर निकाल देता हूँ जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि कंपनी लॉस में आई है इस क्वार्टर में। अक्सर ये कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट देती थी और जो सितंबर क्वार्टर है उसमें 204 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। रेवेन्यू ठीक था, रेवेन्यू कंपनी का 600 करोड़ के ऊपर ही था, 640 करोड़ के आसपास। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उस लेवल पर भी कंपनी लॉस में आई, 287 करोड़ का लॉस था। और फिर थोड़ा बहुत जो अदर इनकम, डेप्रिसिएशन और टैक्स वैक्स हटा के जब आप देखते हैं तो नेट जो लॉस आया वो इनका 204 करोड़ रुपए का था, जिसकी वजह से ये काउंटर थोड़ा सा ख़राब हो गया। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम और जो मुझे दिख रहा है वो है इनके NPAs काफ़ी तेज़ी से शूट अप हो गए हैं। इनके NPAs जो कि
हार्डली 1 से 2% की रेंज में रहते थे, वो अचानक से 4.88% हो गए ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए जो कि हार्डली 0.5% के भी नीचे रहते थे, वो भी डबल हो गए हैं, लगभग 1% के पास हो गए हैं। यही कारण है कि ये काउंटर शायद मुझे लगता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने डीरेट कर दिया, अपने पोर्टफोलियो से खाली कर दिया है। देखिए, ये जून में आपको, जून का जब रिजल्ट आया था तभी समझ में आने लगा था, क्योंकि सेल्स बढ़ी थी बल्कि पिछले क्वार्टर से, लेकिन प्रॉफिट जो 18 रुपए का बिल्कुल। ईपीएस था वो घट के 7 रुपए 70 पैसे आ गई थी। तो सेल्स सेम है लेकिन प्रॉफिट आधी होना, यही अपने आप में एक अलार्मिंग सिग्नल होना चाहिए था। और सितंबर में तो ठीक है, मतलब हाथ ही खड़े कर दिए। 30 रुपए का ईपीएस नेगेटिव आना, ये अपने आप में मतलब अब तो बहुत मुश्किल है कि स्टॉक जल्दी से रिकवर हो। मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पे चीजें रिकवर होंगी, क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम दिखने लगी है। एनपीए जो आप बता रहे हैं, अगर ये रिकवरी नहीं होती और ये राइट ऑफ करना पड़ा, तब तो इनके लिए बैलेंस शीट में बड़ा डेंट आ जाएगा। तो शायद उसी डर की वजह से इंस्टीट्यूशन बाहर निकलना है। आप देखिए, वॉल्यूम आपको चीजें बता देता है। मेरे को तो न्यूज भी नहीं पता थी, आपने पढ़ के बताई। वॉल्यूम दिखा देता है कि इंस्टीट्यूशन बाहर जा रहा है, और इंस्टीट्यूशन की अभी किसी तरह की कंसोलिडेशन नहीं दिख रही है। तो फिलहाल स्टॉक 310 रुपए अगर आता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा, एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। बट एक बार के लिए चांस है कि शायद प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपको 400 420 तक पुल बैक आ जाए, वहां पे क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। बस एक ही चीज़ अच्छी है अंशुल जी, जो मैं आप इनको शायद राहत भी दे देगी। इस कंपनी में एफआईज जो थे वो 22.8% पर थे जून में, और सितंबर में भी 22.64% की उनकी होल्डिंग है। थोड़ा कम किया उन्होंने, पर बहुत ज़्यादा कम नहीं किया। और इनफैक्ट मार्च 2024 में एफआईज की होल्डिंग इस कंपनी में 21.79 थी, तो उन्होंने जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, सितंबर में बहुत मार्जिनली कम की है। तो एफआईज तो बने हुए हैं इस कंपनी में, लेकिन प्रॉब्लम आई है थोड़ी सी डीआईज के फ्रंट से। डीआईज थोड़े स्मार्ट हैं, वो दिसंबर के बाद, दिसंबर में उनकी होल्डिंग थी 13.45, जिसमें वो माल बेचते जा रहे हैं। उन्होंने मार्च क्वार्टर में अपनी होल्डिंग घटाकर 10.53 किया, जून में 8.96 कर लिया, और अब उनकी होल्डिंग सितंबर में 7.33। तो लगातार 3 क्वार्टर से डीआईज माल बेच रहे हैं, जबकि डीआईज इंडियन मार्केट में बायर है, लेकिन वो इस कंपनी पर सेलर हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर सर आप नीचे थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस, या जो अंशुल जी ने बोला सपोर्ट, वहाँ पर रिव्यू करा लें। हो सकता है कि कंपनी टर्न अराउंड हो जाए, क्योंकि अगर एफआईज इसमें होल्डिंग बनाकर बैठे हैं तो। सर, इसमें एक दिक्कत है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अगर आप देखें सितंबर क्वार्टर में, पूरी इंस्टीट्यूशन, मैं सिर्फ एफआईआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, या एफडीआई, एफआईआई या फॉरेन वगैरह जो भी मिला के आते हैं, 31.79 से गिर के 29.97 हुआ है। म्यूचुअल फंड में होल्डिंग गिरी है, 1.75% से गिर के 1.24 हुई है। नंबर ऑफ एफपीआई 106 से गिर के 104 हुए हैं। होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं गिरी, 2 एफपीआई बाहर निकल गए कंप्लीटली एग्जिट करके। जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल, 50, प्रमोटर की मैं ये बात करने ही वाला था अंशुल जी। ठीक है, प्रमोटर बिल्कुल माल बेच रहा है। अगर दुकान का मालिक माल बेच रहा है, मतलब मैं हाथ खड़े कर देता हूँ। बिल्कुल, मालिक ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और वो मालिक ने हाथ खड़े किए हैं मार्च, इनफैक्ट दिसंबर, अरे ये तो बेचते ही जा रहे हैं, जून 2022 से माल बेच रहे हैं वो तो सबसे पहले 63। उन्हीं को पता चलता है कि कुछ लफड़ा है। जो दुकान चला रहा है, सबसे पहले उसको पता चलता है लफड़ा है। अगर उसने माल बेचा है तो दिक्कत है। देखिए, माल बेचने की कई वजह हो सकती, खरीदने की एक ही वजह होती है कि कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है या कर रही है। तो जिसमें भी प्रमोटर स्टेक बढ़ रहा है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल 19-20 भी होता है ना, तो मैं होल्ड या बाई रिकमेंड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे सेलिंग है, और अगर टेक्निकल अच्छे भी हैं, मैं वहां पे हाथ खड़े कर देता हूँ कि भैया इसमें नहीं रहना है। अगर इतनी ही सब चीजें अच्छी हैं तो प्रमोटर क्यों बेच रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एफआईज ये ट्रैक नहीं कर रहे कि एफआईज अपनी होल्डिंग को लेकर बैठे हैं और प्रमोटर माल बेच रहा है। और ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर से बेचे हैं उन्होंने, जून 2022 में उनकी 63.59% थी, वहाँ से लगातार उनकी होल्डिंग कम होती जा रही है, भले ही मार्जिनल कम होती जा रही हो। और फिर इनकी जो गति थी वो बीच बीच में तो काफ़ी बड़ी, और अब 55.84% स्टेक कमांड करते हैं। मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर के पास है, लेकिन कम हुआ, ये थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, सत्यम शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। सत्यम जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल है, एडीएफ फूड और पार्ट रखते हैं। सर ने पार्ट रखते ऐड करने के लिए, प्रीएम्प्टिव बाय करने के लिए कहा था, तो मैं क्या इसमें और ऐड कर सकता हूँ या ये ब्रेकआउट पे बाय करूँ? जी,
सर एडीएफ फूड पर तो सर ने बोल दिया है अभी 2 मिनट पहले ही पॉजिटिव साइड पर, लेकिन मैं पावर ड्रग्स पे ले लेता हूँ सवाल। अंशुल जी क्या करें, पावर ड्रग्स हाल की लिस्टिंग है। देखिए, लेना चाहिए मेरे हिसाब से, प्रिएम्प्टिव लेना चाहिए, लेकिन वही है, प्रिएम्प्टिव आप तब लीजिए जब आप हाई रिस्क प्लेयर हैं और रिटेल जनरली बहुत हाई रिस्क नहीं होता है, तो आप 311 के ऊपर ब्रेकआउट पे बाई करें। अब अपनी रिस्क प्रोफाइल से आप डिफाइन करें। अगर आप प्रिएम्प्टिव बाई कर रहे हैं तो 255 का मैंडेटरी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लें। 311 निकलने के बाद स्टॉक में बहुत गजब की तेजी आएगी। सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट ऑलमोस्ट जो दो, सवा दो, ढाई, मतलब एवरेज 3 रुपए का प्रॉफिट आता था, अगर मैं हायर एंड पे भी पकड़ लूं तो वो 7, 7.5 रुपए का ईपीएस हुआ है, नहीं प्रॉफिट डबल हुई है। तो अगले एक आध क्वार्टर का और रिजल्ट अगर इसी तरीके से आ जाता है तो स्टॉक में 550 रुपए दिखाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। छोटा मार्केट कैप है 364 करोड़ का, तो चलना, एक आध म्यूचुअल फंड भी अगर इसके पीछे लग गया तो 550 रुपए होना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगेन डिस्क्लेमर दे दूं, बहुत सारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हमने बाई कराया है, लेकिन हम स्टॉप लॉस पे निकल भी जाते हैं, हम उसको पकड़ के बैठे नहीं रहते हैं, अगर गलत हुए तो हम निकल भी जाते हैं। बिल्कुल। राजीव सिंह जी का सवाल है थॉमस कुक पर, सर इन्होंने 200 पर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए। देखिए, थॉमस कुक में भी दिक्कतें थी और स्टॉक प्राइस उस हिसाब से नीचे गिरता हुआ दिख रहा था। अब लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट थोड़े बहुत ठीक आए हैं, जिसकी वजह से वापस से इसमें, मतलब पिछले 3 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आए थे तो स्टॉक में वापस से स्ट्रेंथ बनी है। नीचे 189 मेजर सपोर्ट है, अगर ये नहीं टूटता है तो स्टॉक रिवर्स कर जाएगा 260 265 तक। तो आपको 189, एक 3 रुपए 4 रुपए का बफर दीजिए, 185 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। लेकिन अगर 185 निकला तो स्टॉक में 139 और उसके नीचे 100 रुपए, ये दो टारगेट आएंगे। तो 185 के नीचे कतई लॉन्ग नहीं रखना है। 185 जब तक होल्ड हो रहा है उम्मीद बनाए रखिए, 260 रुपए मिल जाएगा। रिजल्ट इसके सुधर रहे हैं, सेल सुधर रही है, तो शायद चीजें ठीक हो सकती हैं इस काउंटर में। जी, और इसमें एक चीज़ और भी सुधर रही है अंशुल जी, एफआईज बहुत तेज़ी से इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं अपना। सितंबर 2023 में केवल एफआईज का 0.5% स्टेक था, वो बढ़कर 3.5% हो गया, और डीआईज भी स्टेक बढ़ा रहे हैं इसमें कंपनी में, और उनका स्टेक करीब करीब पिछले 2 क्वार्टर में उन्होंने भी 8.64 से बढ़ाकर अपना स्टेक 9.84 कर लिया। प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है 63.83 पर। तो ये थे थॉमस कुक पर आंसर और कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमित सोनी जी का, ये साकार हेल्थ केयर पर पूछ रहे हैं सर, 330 रुपये के लिए हुए हैं, और पूछ रहे हैं कि और अपोलो माइक्रो सिस्टम 121 के रेट के लिए हुए हैं, 6 से 8 महीने का व्यू है। तो ये तो दोनों पर ही सवाल है इनका, सर क्या करें। देखिए, साकार में पूरी तरीके से ईयरली वीवैप कंप्लीटली डाउन है, तो ये पूरे साल इसमें सेलिंग देखने के लिए मिली है। लेकिन लास्ट क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक रिवर्स करते हुए दिखेगा। 325 निकाल लेता है तो स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा। तो एक बार के लिए आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। नीचे में मेजर सपोर्ट 255 के आसपास है, उसके नीचे क्लोजिंग पे स्ट्रक्चर एकदम से खराब हो जाएगा, बट मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है कि 325 निकाल के एक आध क्वार्टर का शायद और रिजल्ट ये वॉच करें, बट 325 निकाल के 450 455 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए। वहीं अपोलो माइक्रो में मैं अगेन बहुत समय बुलिश था, लेकिन बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से मैं कंप्लीटली स्टॉक को नेगेटिवली रिकमेंड कर रहा हूँ। 160 रुपए में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, तो उस हिसाब से 80 रुपए पहला टारगेट बनता है, बट ओवरऑल ये स्टॉक मुझे 51 रुपीज आते हुए दिख रहा है धीरे। 160 रुपए से मैं सेल रिकमेंड कर रहा हूँ विद अ टारगेट ऑफ 51 रुपीज। अभी 95 आया है, धीरे धीरे करके 51 रुपए आ जाएगा। जी, कुछ एक दर्शक हमारे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ एक दर्शक जो जिनके सवाल ले लिए हैं वो प्लीज़ अब क्वेश्चन नहीं भेजें। अश्वनी जी का सवाल है पीएसबी बैंक पर, सर इनके पास 62 रुपीज़ के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल कर दें या एवरेज कर लें। देखिए, आपको आज बहुत बेहतरीन मौका मिला है निकलने का। यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है 51 रुपए पे, एक आध दिन में और एक्सटेंड करके 51 51.5 मिलता है, तो आपको इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। इसमें 69 रुपीज पे 2 अटेम्प्ट थे फेल्ड ब्रेकआउट के, और आपको याद होगा मैंने टाटा मोटर्स आपको नोटिस कराया था 1065 पे कि 2 अटेम्प्ट फेल हुए हैं ब्रेकआउट के। वन साइडेड नीचे 771 रुपए आया है, तो उस तरीके से ये भी वन साइडेड अगर लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट होती है तो 27 रुपए के पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है।
तो निकलने में मौका मिल रहा है, निकल जाइए, 27 रुपये आते हुए दिख रहा है। जी। आबिर हल्दर जी का सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रियल पर क्या करें? RIIL देखिए स्टॉक में पूरे साल थोड़ी सी सेलिंग हुई है, लेकिन जिस हिसाब से सेलिंग हुई है उस हिसाब से स्टॉक इतना करेक्ट नहीं हुआ है। तो ये स्टॉक धीरे धीरे करके मोस्ट लाइकली जनवरी के बाद से रिवर्स करेगा, जब नया क्वार्टर और नया ईयरली वीवैप स्टार्ट होगा। पहला टारगेट 1300 रुपये दिख रहा है, ओवरऑल ये 1600 रुपये जाते हुए दिख रहा है। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा एक आध महीना रुकिए, जनवरी के बाद से ठीक ठाक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तब आपको बाई करना चाहिए। लेवल वाइज बता दूं तो 1220 इसके ऊपर मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट होगा, लेकिन जनवरी के आसपास से होना चाहिए, क्योंकि ये ईयरली और क्वार्टरली वीवैप दिसंबर एंड में खत्म होगा। तो जनवरी के बाद 1220 के ऊपर टिकता है तो बिल्कुल बाई करके रखना चाहिए स्टॉक को। बिल्कुल। धारावी प्रोजेक्ट भी बच जाएगा मुंबई में, अदानी के हाथ में ही रहेगा, ऐसी बातें हो रही हैं अब स्ट्रीट में, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं। तो आज अदानी स्टॉक्स में तो उतना मूव नहीं मिला, लेकिन चूँकि नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो बड़े प्लान से जुड़ा हुआ ये एक काउंटर है, जैकॉप और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा को जोड़ा जाता है, इसलिए दोनों ही काउंटर पे तेज मूव है। अंशुल जी, जैकॉप इसमें क्या मूव, आप कैसे स्टडी कर रहे हैं इस काउंटर को? देखिए जैकॉर्प भी अगेन ट्रेडर्स फेवरेट है, और इसके रिजल्ट पिछले क्वार्टर में इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए थे, सेल्स भी बढ़ी थी और रिजल्ट अच्छे आए थे। ऑपरेटिंग मार्जिन इनने थोड़ी सी 2% सुधारी है, तो वो आपको बटरफ्लाई इफेक्ट दे सकता है स्टॉक में, बट है मेजर रेजिस्टेंस जोन पे 328 340 के। तो अगर इसी स्ट्रेच में 1 से 2 दिन में 340 निकाल लिया तो भैया स्टॉक ना सिर्फ 440 जाएगा, बल्कि वहां पे वीकली चार्ट पे VCP पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसका टारगेट 700 750 आएगा। तो मैं वेट करना पसंद करूंगा। अगर मेरे पास होता तो मैं थोड़ा सा इसको 2-3 हफ्ते का समय देता और वेट करता कि 340 360 की ये जोन क्रॉस हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो फिर मैं आराम से स्टॉक को अगले 1-1.5 साल के लिए छोड़ देता। आगे बढ़ते हैं, जो दर्शकों के सवाल हैं वो अभी भी जारी रहेंगे। एक हमारे दर्शक हैं सागर यादव जी। सागर जी, आप अपना सवाल तो पूछ लेते सर, आपने गुड मॉर्निंग तो बोल दिया उड़ीसा से, गुड मॉर्निंग, लेकिन सवाल पूछ लीजिए। लेकिन मैं ले लेता हूँ सवाल मनीष ठाकुर जी का, इरकॉन इंटरनेशनल सर 288 का बाय किया हुआ है, क्या करें? देखिए अगेन रेलवे काउंटर है, ऊपर से सेलिंग काफी हार्ड आई है। इसको 211 रुपये तोड़ने के बाद 174 का टारगेट था, अचीव करने के पहले ही थोड़ा सा बाउंस बैक आ गया है। प्रोबेबली ये स्ट्रेच होके 211 212 तक जा सकता है, बट वहां से फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी जो 174 तक स्टॉक को लाएगी, और 174 मुझे लग नहीं रहा है कि स्टॉक होल्ड कर पाएगा। मेरे हिसाब से इसका जो मेजर वीकली टारगेट है, मतलब वीकली सपोर्ट है 125 रुपये 60 पैसे का, ये टेस्ट होते हुए दिखेगा। तो रैली में 211 212 पे एग्जिट करना चाहिए। जी, ये इराक से बोल रहे हैं मनीष जी, जरा बताइए इराक के क्या हाल चाल चल रहे हैं? वहाँ पर आपके रीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता है, और आप क्या करते हैं इराक में, उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। कुछ एक दर्शक जो हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपने सवाल रिपीट मत करिए। प्रियंका जी हैं, PPL फार्मा पर पूछ रही हैं, सर क्या करना चाहिए? देखिए PPL फार्मा में दिवाली के दिन, मेरे को याद है कि दिवाली के दिन हमने बताया भी था कि ऐसे अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना चाहिए। 290 रुपए के आसपास शेयर था, वहां से 307 रुपए तक गया था, बट वहां से करेक्टिव ट्रेंड स्टार्ट हुई है, तो 195 तक नीचे आ सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के साथ ये चीज है, ट्रेंड में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स जब होता है बहुत हार्ड होता है। अभी फिलहाल के लिए 210 और 195 की रेंज आती हुई दिख रही है, वो रेंज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वापस से फ्रेश बाइंग की रेंज है, क्योंकि अगले 2-3 साल में ये स्टॉक कहीं भी 700-800 रुपए आ जाता है तो बड़ा सरप्राइज नहीं रहेगा मेरे को। जी, एक हमारे दर्शक डेली सवाल पूछते थे कि नेटवर्क 18 के उनको शेयर नहीं मिले, TV18 से जो मर्ज होकर मिलने थे। सर वो काफ़ी कुछ लोग बता रहे हैं कि नेटवर्क 18 के जो शेयर हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं DP अकाउंट में, तो आप अपने ब्रोकर से पता कीजिए, शायद आपके DP अकाउंट में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं योगेश पटेल जी का, हिंदुस्तान जिंक में क्या करना है सर? देखिए हिंदुस्तान जिंक में भी बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट में इनके प्राइजेस सुधर रहे हैं, बट यहाँ पे स्टॉक प्राइजेस बिल्कुल भी नहीं सुधर रही है। पुल बैक में कहीं भी 520
525 की रेंज मिलती है, एक बार एग्जिट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड आ जाएगा, क्योंकि ये रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप रेंज के लोअर एंड 450 476 पे खरीदिए, रेंज के अपर एंड 570 के आसपास बेचिए, मिडवे 520 530 बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर निकलता है तो रेंज का हाई 570 मिल जाएगा, तो एक बार 520 के आसपास एग्जिट करके रेंज बॉटम पे बाय करने की कोशिश कीजिए। और अगर इसी स्टॉक में रहना है तो अगले 1 1.5 साल ये रेंज चल सकती है। इसी रेंज के बॉटम एंड पे खरीद के अपर एंड, मिड और अपर एंड पे बेचते रहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं, इनका नाम तो नहीं पता, इनका पूरा जो इसका लॉगिन आईडी बना हुआ है वो है इंडियन ऑटो एयर कार एयर कंडीशन सर्विस रिपेयरिंग। सर नाम भी लिख दीजिए। लेकिन इनका जो शेयर का नाम है वो है GNFC। 450 शेयर है सर, 606 रुपये के प्राइस के। बोल रहे हैं कि बहुत लॉस हो रहा है, क्या करें? देखिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको दिया है कि आपकी बाइंग प्राइस से अगर 8% से ज्यादा नीचे क्लोज हुआ है तो एक बार बिना किसी से पूछे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत है स्टॉक में। और इसमें भी वही हुआ है कि एक फील्ड ब्रेकआउट बना है वीकली चार्ट पे, पूरा कप एंडल पैटर्न बना था, जिसका ब्रेकआउट 739 पे आया था, लेकिन उसी वीक में शूटिंग स्टार बना के फेल भी कर दिया था। तो वहां से लॉन्ग लिक्विडेशन का जो पहला टारगेट है वो 495 का है और दूसरा टारगेट 450 का है, तो स्टॉक उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल फुल बैक दे रहा है, फुल बैक में 600 607 रुपए से 620 रुपए के बीच में आपको मिलेगा, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नीचे में 453 आते हुए दिख रहा है।